सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज का वेबिनार में उद्यमिता हेल्पलाइन के प्लेटफॉर्म पर। सर बहुत बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं सभी पार्टिसिपेंट्स। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं कि आज का वेबिनार? हाँ जी, a very good evening to all of you and thank you Richa for inviting us for this webinar, MSME loan schemes for startups and enterprises. So there are two things, एक MSME है, दूसरा startups है. All of you are aware about MSME and startup. हम दिन भर सुनते ही हैं startups और MSME, but थोड़ा सा मैं इसको brief कर दूं. तो MSME की फुल फॉर्म होती है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. इट मींस इसमें माइक्रो भी आते हैं, स्मॉल भी आते हैं और मीडियम भी आते हैं. माइक्रो को हिंदी में हम लोग लघु उद्योग कहते हैं, सूक्ष्म उद्योग कहते हैं, स्मॉल को लघु उद्योग और मीडियम को मध्यम उद्योग. तो 1 जुलाई 2020 से इसकी डेफिनेशन केवल और केवल प्लांट एंड मशीनरी का जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता था उसके बेसिस पे होती थी. बट आफ्टर 1 जुलाई 2020 पहले दो मेजर चेंजेस हुए थे. एक तो हमने मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री जो अलग अलग हुआ करती थी उनका इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, जो उनका क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया है वो हमने एक ही कर दिया. नाउ दे आर ऑल, और इसमें हमने टर्नओवर क्राइटेरिया इसमें ऐड कर दिया जो पहले प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट्स के बेसिस पर डिसाइड होता था कि कौन सी यूनिट्स माइक्रो होंगी, कौन सी स्मॉल होंगी और कौन सी मीडियम होंगी. सो दिस इज द डेफिनेशन. अब इसमें एक मेजर चेंजेस और है कि पहले होलसेलर्स और ट्रेडर्स आर नॉट अलाउड टू टेक द रजिस्ट्रेशन, बट अब ट्रेडर्स और होलसेलर्स भी एमएसएमई की डेफिनेशन में आ गए फॉर द पर्पस ऑफ एमएसएमई लोन्स ओनली. बट उनको और कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा बिकॉज अब जो एमएसएमई के लिए जो स्कीम्स होती है ट्रेडर्स और होलसेलर्स दोनों के लिए एप्लीकेबल हो गई है. तो 1 जुलाई के बाद हमारे पास दो मेजर चेंजेस हुए थे. ट्रेडर्स और होलसेलर्स को भी हमने कवर कर लिया था फॉर दिस थिंग एमएसएमई की डेफिनेशन में. सो दिस इज द डेफिनेशन. हम मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री का दोनों का सेम क्राइटेरिया है. माइक्रो वो यूनिट्स होती हैं जो जिनका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा ना हो और जिनका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट्स में 1 करोड़ से ज्यादा ना हो. इसका मतलब अगर किसी का प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है, मतलब 90 लाख रुपए है, और टर्नओवर लेकिन 6 करोड़ पहुंच गया, तो वो माइक्रो से हटके स्मॉल में आ जाएगी. दोनों क्राइटेरिया मीटअप होने कोई एक नहीं. सो एमएसएमई की डेफिनेशन अब सबको दिख रही है. जो मैं ये बता रहा था, रिवाइज क्लासिफिकेशन 1 जुलाई 2020 से एप्लीकेबल हुआ है. इसमें सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग दोनों की डेफिनेशन सेम है. अब इसमें इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अगर किसी यूनिट का 1 करोड़ तक है और टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो दे आर क्लासिफाइड एज माइक्रो एंटरप्राइजेस, यानी कि सूक्ष्म उद्योग. स्मॉल की डेफिनेशन है कि हमारा इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट इज अप टू 10 करोड़ एंड एनुअल टर्नओवर इज अप टू 50 करोड़, तो दे आर स्मॉल एंटरप्राइजेस. यानी कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में वो 10 करोड़ तक और टर्नओवर 50 करोड़ तक. ये दोनों क्राइटेरिया मीट आउट होने चाहिए क्योंकि इसमें वर्ड लगा है एंड. अगर कोई भी एक क्राइटेरिया मीट आउट नहीं हुआ तो हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी में पहुंच जाएंगे. मीडियम की अगर हम बात करें तो इसका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ और टर्नओवर 250 करोड़ यानी 250 करोड़ तक है तो हम लोग मीडियम में कहलाएंगे. अगर किसी यूनिट का इन्वेस्टमेंट तो 50 करोड़ तक का है बट टर्नओवर 300 करोड़ पहुंच गया तो वो मीडियम से निकल के लार्ज एंटरप्राइजेस में पहुंच जाएगी और एमएसएमई की डेफिनेशन से बाहर आ जाएगी. यानी कि जो भी बेनिफिट एमएसएमई को मिलते हैं वो उनको नहीं मिलेंगे. तो इसमें एक मेजर चेंजेस है. मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के साथ साथ ट्रेडर और होलसेलर्स भी इसमें अब आ गए हैं, बट फॉर द पर्पस ऑफ लोन ओनली. और एमएसएमई की डेफिनेशन, क्योंकि अब आपने देखा होगा उद्यम रजिस्ट्रेशन जब हम करते हैं तो अब ये सारी चीजें ऑनलाइन हो गई. जीएसटी और इनकम टैक्स से डेटा फैच करता है. तो अगर हमारा स्टेटस इस साल एमएसएमई लेट्स से स्मॉल का है और अगले साल मैं मीडियम क्राइटेरिया में फॉलो करता हूं तो आने वाले 1 साल तक मेरा क्राइटेरिया स्मॉल ही रहेगा. वो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है. अगर मेरा कोई क्राइटेरिया अभी चेंज हुआ है तो 1 साल तक जो पिछला मेरा स्टेटस है वही मेरा स्टेटस रहेगा, भले ही मेरा स्टेटस कम हो गया हो या ज्यादा हो गया हो. अगर मैं स्मॉल इस फाइनेंशियल ईयर में 2022 में अगर मैं स्मॉल हूं तो 2023 में भी ऑटोमेटिकली माय कैटेगरी विल बी स्मॉल. अपार्ट फ्रॉम दैट कि अगर मैंने इन्वेस्टमेंट बढ़ा ली अपनी या टर्नओवर मेरी बढ़ भी गई हो तो भी मैं मीडियम स्मॉल में ही फॉल करूंगा अगर मेरी कैटेगरी इस साल स्मॉल है तो. तो देयर आर लॉट ऑफ अदर वेबसाइट्स, लेकिन एमएसएमई रजिस्ट्रेशन जिसको अब हम उद्यम रजिस्ट्रेशन के नाम से भी जानते हैं, तो ये हम एमएसएमई रजिस्ट्रेशन उद्यम रजिस्ट्रेशन.gov.in में जाके बिल्कुल मुफ्त कर सकते हैं. ये ऑनलाइन और सेल्फ सर्टिफिकेशन के बेसिस पे हम लोग गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है. देयर इज नो फीस फॉर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन. और अगर किसी का पुराना रजिस्ट्रेशन है जिसको हम लोग उद्योग आधार के नाम से जानते थे वो भी अब इसको माइग्रेट करना मैंडेटरी हो गया है.
इसमें कैटेगरी देखेंगे तो आप इसमें आती है फॉर न्यू एंटरप्राइजेस हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एज एमएसएमई, जिनका नहीं है वो एमएसएमई पहला वाला ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, और जिनके पास यूएएम है वो दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जिनको माइग्रेशन करना है उद्योग आधार से उद्यम रजिस्ट्रेशन पे। तो दिस इज ऑल अबाउट एमएसएमई। बेसिकली सबको डेफिनेशन पता थी, बट एक रेफरेंस के लिए हम लोग डेफिनेशन ले लिया। अब हम दूसरा वर्ड आता है हमारा स्टार्टअप। स्टार्टअप आजकल सब लोग अपने आप को स्टार्टअप कहते हैं, बट गवर्नमेंट ने स्टार्टअप से कुछ क्राइटेरिया दिए हैं जो क्वालिफाई करेंगे एज एन स्टार्टअप। तो स्टार्टअप कौन होते हैं गवर्नमेंट की नजरों में? जो कि कंपनी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड हुई है, या पार्टनरशिप फर्म, या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है इंडिया में, एलएलपी एक्ट 2007 के अकॉर्डिंग है, या कंपनीज एक्ट 2013 और 1956 जो भी इन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, या फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगर हमारी कंपनी इन सब से रजिस्टर्ड है तो ही हम स्टार्टअप कहलाएंगे। पार्टनरशिप भी रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म होनी चाहिए जो रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप के पास रजिस्टर्ड हो। हमारी कंपनी या जो भी एंटिटी है, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड लाइबिलिटी और दी पार्टनरशिप फर्म, उसको 10 साल से ज्यादा नहीं हुए हो आज की डेट में, वो स्टार्टअप की कैटेगरी में फॉल कर सकता है। या कंपनी का टर्नओवर या फर्म का टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर ना पहुंचा हुआ हो, अप टू 100 करोड़ का टर्नओवर हो, वो स्टार्टअप की कैटेगरी में आता है। और जिस बिजनेस में इनोवेशन हो, डेवलपमेंट हो और स्केलेबिलिटी हो, स्केलेबिलिटी यहाँ पे आप वर्ड देखेंगे, स्केलेबल बिजनेस मॉडल हो। अगर मैं कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा हूँ, लेट्स से मैंने कोई परचूनी की दुकान खोल ली या कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस खोल लिया जो कि या पैकिंग बिजनेस खोल लिया, वो स्टार्टअप की डेफिनेशन में नहीं आएगा, बिकॉज इस बिजनेस को हम स्केलेबल नहीं कर सकते, ना इसमें टेक्नोलॉजिकल कोई एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन नहीं है, इंप्रूवमेंट नहीं है, वो स्टार्टअप की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो ये चारों क्राइटेरिया जब फुलफिल होंगे तभी वो एंटिटी स्टार्टअप की डेफिनेशन में फॉल करती है। अगर कोई भी एक क्राइटेरिया नहीं है, वो स्टार्टअप की डेफिनेशन में नहीं आएगा। और जो नोट करने वाली बात यह है, जो भी नई एंटिटी होगी वो पुराने बिजनेस से डिमर्ज या अलग होके ना बनी हो। जैसे कई बार फैमिली पार्टीशन हो जाता है और हम लोग नई एंटिटी बना लेते हैं, पुरानी एंटिटी किसी और के बिजनेस में आ गई और हम उससे एसेट लेके दूसरी कंपनी दूसरे नाम से बिजनेस करने लग गए, वो इसमें नहीं होना चाहिए। ये लिखा हुआ भी है, एंटिटी फॉर्म बाय स्प्लिटिंग और कंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज स्टार्टअप। सो एक फ्रेश एंटिटी होनी चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। 10 साल से ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं होनी चाहिए, 100 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर नहीं होना चाहिए, और बिजनेस स्केलेबल होना चाहिए और इनोवेटिव बिजनेस होना चाहिए। वो स्टार्ट में आएगा। अब हमने बहुत बात कर ली एमएसएमई जो बेनिफिट है। एक तो सिंप्लीफाइड बिजनेस है, हम लोग इजी क्लियरेंस है बिजनेस में हम भी इस्टेब्लिश करते हैं, तो उसमें हमारे बहुत सारे लॉज हैं जो हम लोग कंप्लायंस हमारा इजी हो जाता है। सिंगल विंडो सिस्टम है कंप्लायंस का, रजिस्ट्रेशन का। जैसे हमें लेबर लॉ में रजिस्टर करना है, पीएफ ईएसआई में रजिस्टर करना है, या हमें कुछ एनओसीज के लिए अप्लाई करना है गवर्नमेंट के पास, तो एक ऐप के थ्रू ही आप सारे अप्रूवल्स मिल जाते हैं और सेल्फ सर्टिफिकेशन के बेसिस पे मिल जाते हैं। हमें कोई सीए सर्टिफिकेट या किसी डिपार्टमेंट की एनओसी वो नहीं चाहिए होती है। हम सिंपली अपने लेटर हेड में और अंडरटेकिंग दे देते हैं कि हम लोग लेबर लॉ में आते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें लेबर लॉ का रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। इजी एग्जिट मिल जाती है हमें, जैसे कि आपने देखा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के अकॉर्डिंग हम इजी वाइंड अप कर सकते हैं कंपनी को, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में बहुत डिफिकल्ट था, या 1956 में तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था एग्जिट करना बिजनेस से। पेटेंट और आईपीआर के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हम लोग को मिलते हैं, गवर्नमेंट 80% तक बेनिफिट देती है। ये जो बेनिफिट्स है ये स्टेट वाइज स्टेट अलग रहता है, बट पेटेंट और आईपीआर में हमें इजी और फास्ट प्रोसेस है। टैक्स बेनिफिट्स जैसे कि हम 80 आईसी में ले सकते हैं टैक्स बेनिफिट स्टार्टअप्स के लिए, और बहुत सारी स्कीम्स हैं स्टार्टअप्स और एमएसएमई के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है अभी एमएसएमई और स्टार्टअप्स को। हम आगे स्कीम्स को देखेंगे, जो फाइनेंस की स्कीम है हम उसको आगे कवर करेंगे। दो लोगों ने रेस किए हुए हैं। यस, निमेश जी का क्वेश्चन है, निमेश जी का, 2 years कंपनी इनकॉर्पोरेटेड विल बी ट्रीटेड एज स्टार्टअप, यस इफ इट फॉल्स विद इन दीज क्राइटेरिया, वो स्टार्टअप की डेफिनेशन में आएगा। अगर वो, बट उसमें एक सर्टेन क्राइटेरिया जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, शायद नेक्स्ट स्लाइड से आपका क्लियर हो जाएगा कि 2 साल की कंपनी हम क्यों ट्रीट नहीं करते। अब स्टार्टअप स्कीम में सबसे पहला फंड है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था
जैसे इसका नाम है कि फंड स्कीम है, सीड फंड स्कीम है, कि अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसके लिए बेसिकली गवर्नमेंट अनसिक्योर्ड लोन की फॉर्म में या एक हमें इक्विटी सीड फंड के बेसिस पे हमें ये पैसा प्रोवाइड करती है अप टू 10 लाख। तो क्या है ये? द सीड फंड डिसबर्स ओनली टू एलिजिबल स्टार्टअप थ्रू एलिजिबल इंक्यूबेटर्स अक्रॉस इंडिया। जो कि इंक्यूबेटर्स होते हैं, बहुत सारे रजिस्टर्ड इंक्यूबेटर है स्टार्टअप की साइट में, उनके पास से ही ये पैसा डिसबर्स होता है। इस सीड फंड को डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जिसे हम DPIIT कहते हैं, वो उसका नोडल डिपार्टमेंट है और उसके वही पैसा इंक्यूबेटर के थ्रू आपको डिसबर्स करता है। अब इसमें कुछ टर्म्स हम यूज करेंगे। एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी EAC, जिसमें कि बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड MSM जो स्टार्टअप इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स और फंड हाउसेज हैं वो इसके एडवाइजरी मेंबर हैं, कमेटी के मेंबर हैं। इंक्यूबेटर्स जो कि गवर्नमेंट असिस्टेंस और प्राइवेट इंक्यूबेटर्स है, दोनों इसमें एप्लीकेबल हैं। जैसे गवर्नमेंट के इंक्यूबेटर्स की अगर हम बात करें तो सारे IITs, IIMs और जितने भी 20 स्कूल्स हैं सबके अपने इंक्यूबेशन सेल्स हैं, जिसमें वो स्टार्टअप्स को एक माहौल प्रोवाइड करते हैं और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं जो उनको आगे बढ़ने के लिए ग्रो करता है और कनेक्शंस प्रोवाइड कराता है फॉर सीड राउंड फंडिंग एंड अदर फंडिंग्स। यहाँ पे जो आपका निमेश जी क्वेश्चन था, आई थिंक ये था कि आप 2 साल से पहले पुराने हो तो स्टार्टअप की डेफिनेशन में आएंगे या नहीं आएंगे, बट आएंगे तो सही, लेकिन आप स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो इस स्कीम का मेन थीम है कि जो भी DIPP रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स होंगे वो 2 साल से पहले नहीं बने होने चाहिए फॉर स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के लिए, अगर आप इसमें एलिजिबल होना चाहते हैं तो दिस इज ऑल अबाउट स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। इसके लिए अगर आपको रजिस्टर करना है, कैसे करना है, क्या करना है, ये हम अब इसमें देखेंगे। startupindia.gov.in की साइट में आप पूरे साल भर एप्लीकेशन दे सकते हैं। पूरे साल की जो एप्लीकेशंस होंगी वो एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी के सामने रखी जाएंगी। इसमें अलग अलग सेक्टर्स डिफाइन किए हुए हैं, 10-12 सेक्टर्स हैं जिसके लिए हम लोग सीड फंड स्कीम रन करते हैं। कोई फिजिकल इंक्यूबेशन होना जरूरी नहीं है। अगर मेरे पास ऑनलाइन इंक्यूबेशन भी है, लेट्स से IIT कानपुर का, तो मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ। पैन इंडिया स्टार्टअप का प्रोग्राम है, कोई स्टेट वाइज स्पेसिफिक नहीं है, बिकॉज दिस इज रन बाय DPIIT जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर पे आती है, इसीलिए सेंट्रल इंडिया की स्कीम है, तो पूरे पैन इंडिया इसकी एप्लीकेबिलिटी है, कोई स्टेट वाइज वो नहीं है। और स्टार्टअप जो है 3 इंक्यूबेटर्स के पास इस स्कीम के लिए साइमल्टेनियसली एप्लीकेशन डाल सकते हैं। 3 है मिनिमम, आप एक के पास डालना चाहें, एक्सपर्ट कमेटी के पास एप्लीकेशन भेजेंगे थ्रू DIPPT और DPIIT इसको एनालाइज करके फंड रिलीज करेगा थ्रू इंक्यूबेशंस। startupindia.gov.in की साइट में जाके ये साल भर एप्लीकेशन ओपन है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम में। अब हम आते हैं MSME के लिए और स्टार्टअप्स के लिए जो लोन स्कीम्स हैं। ये तो हो गई इस फंड स्कीम की बात जो है। इसके अलावा स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स भी है, जो 10,000 करोड़ का गवर्नमेंट ने 2019 में लॉन्च किया था, फंड ऑफ फंड, जिसे FOF फॉर स्टार्टअप्स कहते हैं। इसकी नोडल एजेंसी है सिडबी के पास आप फंड ऑफ फंड स्कीम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी साइट भी है फंड ऑफ फंड्स। उसके बाद इसमें क्या होता है, जो भी रजिस्टर्ड अपने सेबी रजिस्टर्ड फंड हाउसेस हैं उनके थ्रू आप इसको एप्लीकेशन करते हैं और सिडबी उन्हीं के थ्रू आपको फंड रिलीज कराता है। अभी तक राइट नाउ 3,000 करोड़ का फंड डिसबर्स हो चुका है फंड ऑफ फंड्स में, जो कि 10,000 करोड़ का फंड है। तो अभी भी स्टिल देयर आर 7,000 करोड़ ऑफ फंड्स व्हिच इज लाइंग विद फंड ऑफ फंड स्कीम्स। तो स्टार्टअप उस साइट में जाके भी अपना फंड ऑफ फंड्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं लोन साइड में, क्योंकि ये लोन नहीं है, ये इक्विटी शेप में आपको लोन देते हैं और इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं फंड ऑफ फंड और बेसिकली स्टार्टअप इंडिया सीड फंड्स। अब अगर हम लोन की बात करें फॉर MSME स्टार्टअप्स, तो आपने बहुत सारे टर्म्स यूज किए होंगे या सुने होंगे। मुद्रा लोन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जिसे PMMY कहते हैं, PMEGP प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम, CGTMSE स्कीम्स, और मोदी जी ने लॉन्च किया था 2019 में ही PSB loans in 59minutes.com। तो अब हम इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम इन स्कीम्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ पोर्टल्स। PSB loans in 59minutes.com ये गवर्नमेंट का पोर्टल है जिसमें सारे बैंक इसके मेंबर हैं और जिसमें 59 मिनट्स में आपको इन प्रिंसिपल सैंक्शन ये यहाँ से मिल जाता है। केवल 1180 रुपए की प्रोसेसिंग फीस लेते हैं और आपको एक इन प्रिंसिपल सैंक्शन दे देते हैं कि बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन यू हैव प्रोवाइडेड टू दिस एप्लीकेशन
आपकी एलिजिबिलिटी कितनी निकलती है, कितना टेंटेटिव आरओआई होगा, किस किस टर्म्स में आपको लोन मिलेगा, वर्किंग कैपिटल मिलेगा, टर्म लोन मिलेगा, या कुछ भी अनसिक्योर्ड होगा, सिक्योर्ड होगा, वो सब इसमें मिल जाता है। उद्यमी मित्रा में हम लोग मुद्रा लोन और स्टैंड अप इंडिया लोन हम अप्लाई कर सकते हैं उद्यमी मित्रा में। KVIC-online.gov.in, इसमें हम पीएमईजीपी के लिए हम लोन अप्लाई करते हैं, जो कि 25 लाख तक की लिमिट है पीएमईजीपी की, जिसमें कोई भी अगर कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहता है या कोई भी एग्जिस्टिंग काम भी कर रहा है बट वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है और अपना मशीनरी और कुछ काम करना चाहता है, तो पीएमईजीपी पोर्टल में जाके 25 लाख तक का लोन अप्लाई कर सकता है, जो कि कंसर्न एसडीएम ऑफिस से पास होता है और फिर वो एप्लीकेशन बैंक को, कंसर्न बैंक को, जो हमने बैंक डाला होता है उस एप्लीकेशन में, उसके पास फॉरवर्ड हो जाती है। मुद्रा के लिए जो मुद्रा लोन है 10 लाख तक का, हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे, मैं एक ग्लिम्स आपको यहाँ पे दे देता हूँ। मुद्रा लोन 10 लाख तक का लोन होता है, उसमें 3 कैटेगरीज होती हैं। अगर उसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं तो मुद्रा.org.in में हम अप्लाई कर सकते हैं। स्टैंड अप मित्रा 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का अगर हम अनसिक्योर्ड लोन चाहते हैं तो वो स्टैंड अप मित्रा के अनुसार साइट में जाके हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। वो भी एप्लीकेशन आपके डिफरेंट बैंक्स में फॉरवर्ड हो जाती है। ये जितनी भी एप्लीकेशन है ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड एप्लीकेशन है, गवर्नमेंट इनको रन करती है और सारे बैंक इनके मेंबर हैं और आपकी प्रोफाइल के बेसिस पर ये आपको कंसर्न बैंक में फॉरवर्ड करा दी जाती है आपकी एप्लीकेशन। जब भी हम ऑनलाइन एप्लीकेशन, लोन एप्लीकेशन करें तो ये सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है कि आपके जो भी अटैचमेंट उसमें जा रही है वो क्लियर हो। कोई ऐसा ना हो कि उसमें लो क्वालिटी या कोई एप्लीकेशन नहीं दिख रही, कोई वर्ड उसमें नहीं दिख रहा या पेज मिसिंग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑल पेपर शुड बी लेजिबली स्कैन्ड और उसका साइज भी छोटा होना चाहिए। 5 MB से ज्यादा का साइज एक्सेप्ट नहीं करती है गवर्नमेंट साइट्स। अब हम आ जाते हैं उद्यमी मित्रा वाली साइट में, जो हम कह रहे थे मुद्रा लोन हम लोग बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं। मुद्रा लोन हम, अब जैसे अभी मैंने बताया आपको 10 लाख तक का होता है। स्टैंड अप इंडिया में जो हम लोन अप्लाई करते हैं वो अप टू फ्रॉम 10 लाख टू 100 लाख, यानी कि 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का जो भी लोन होगा वो स्टैंड अप इंडिया के अंदर आता है। और एमएसएमई स्कीम्स बहुत सारी हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, वो 10 करोड़ तक का लोन उसमें मिलता है, क्योंकि 10 करोड़ के लोन को बेसिकली एमएसएमई लोन ही कहा जाता है। 10 करोड़ से ऊपर के लोन को एमएसएमई लोन नहीं कहा जाता। इसीलिए ये, अगर हम अभी इसी स्लाइड में रहे, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में हम लोग बाद में आते हैं। तो मुद्रा लोन में हम लोग अगर देखें तो मुद्रा लोन में 3 पार्ट है, शिशु, तरुण एंड किशोर। बेसिकली हमारी नेक्स्ट स्लाइड होगी, मैं इसमें एक बार दिखा दूं आपको। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पहले हम इसको कवर कर लेते हैं। जैसा कि आपने, जब एनडीए गवर्नमेंट आई थी 2014 में, तो 2015 में इन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च करी थी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, जो कि 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड करता है टू माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को। ये कॉर्पोरेट को नहीं मिलेगा और एग्रीकल्चरिस्ट को मिलेगा, नॉन फार्म एक्टिविटीज के लिए नहीं मिलेगा। These loans are classified as मुद्रा loans under प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना। मुद्रा लोन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, शिशु, किशोर एंड तरुण। जैसे जैसे बच्चे की एज होती है, जैसे बच्चे के ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पे इसका नाम रखा गया है शिशु, जिसको हम लोग बेसिकली बालक कहते हैं। बहुत छोटा होता है, उसकी रिक्वायरमेंट बहुत छोटी होती है। तो शिशु में उन तरह के लोन दिए जाएंगे जिनको केवल 50,000 तक का लोन रिक्वायर्ड है, यानी कि जो उन्होंने अभी काम करना शुरू किया है उनको हम लोग शिशु कहते हैं, और उसमें 50,000 तक का लोन अप्रूव करा जाता है बैंकों के द्वारा। उसके बाद एक किशोर स्कीम होती है जिसमें 50,000 रुपए से लेके 5 लाख तक का लोन गवर्नमेंट अनसिक्योर्ड देती है, इसमें कोई भी कोलेटरल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इन तीनों स्कीम्स में। तरुण उन कैटेगरी को कहा जाता है जिसमें 5 लाख रुपए से 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। तो दिस इज 3 टाइप ऑफ लोन अंडर मुद्रा योजना। अब इसके कुछ की फीचर्स हैं। अब फैसिलिटी क्या होगी इसमें, वर्किंग कैपिटल ले सकता है, यानी कि जिसे हम सीसीओडी कहते हैं, या तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कह देते हैं, या कैश क्रेडिट फैसिलिटी कह देते हैं, जो कि रनिंग क्रेडिट है आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मीट आउट करने के लिए, डे टू डे एक्सपेंसेस मीट आउट करने के लिए। या दूसरा होता है टर्म लोन, जो हमें अगर कोई मशीनरी लेनी है या कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, कोई मशीनें लेके आनी है, कुछ अपनी ऑफिस में रिनोवेशन करना है, कुछ फर्नीचर लेके आना है, इक्विपमेंट्स लेके आने, तो उस केस में बैंक टर्म लोन दिया जाता है, टर्म लोन देता है, जिसके लिए हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है कि हम कौन कौन सी मशीनें लेके आएंगे, कौन कौन से इक्विपमेंट्स लेके आएंगे, या हम कितना रिनोवेशन में खर्च करेंगे। अगर हम टर्म लोन लेना है तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम सबमिट करते हैं अपनी, तो उसको टर्म लोन कहते हैं। तो इसमें वर्किंग कैपिटल या टर्म लोन कुछ भी हम अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज का इसमें ये है कि आप 18 साल से लेके 65 साल तक के इंडिविजुअल्स ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एज इतनी है, क्योंकि 18 साल तो मेजर एज है ही है, और 65 ईयर्स से ऊपर ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं है।
एलिजिबल यूनिट या तो आपकी नई यूनिट हो या फिर एग्जिस्टिंग यूनिट में ही हमें कुछ एनहेंसमेंट चाहिए हो या वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी चाहिए हो, दोनों के लिए एलिजिबल है। नई यूनिट के लिए भी जो अभी सोच रहे हैं कि हम लोग अपनी व्यवसाय शुरू करें, वो भी मुद्रा योजना में लोन ले सकते हैं। कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती, जो आपका बिजनेस है वही सिक्योरिटी ये रखते हैं, और इसमें गवर्नमेंट की तरफ से उनको सिक्योरिटी मिल जाती है गारंटी के तौर पे, तो इसलिए कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं होती इसमें। मुद्रा योजना कैसे काम करती है, जैसे आपने देखा किसान क्रेडिट कार्ड होते हैं, उसमें भी आपको एक एटीएम कार्ड की तरह कार्ड दे दिया जाता है जिसमें कि आप अपनी लिमिट के हिसाब से विड्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पे भी जब मुद्रा लोन के लिए हम अप्लाई करते हैं तो हमारा एक मुद्रा कार्ड दे दिया जाता है जो कि एक डेबिट कार्ड की तरह दिखता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। यहाँ पे बैंक का लोगो आ जाता है, दूसरी साइड यहाँ पे मुद्रा कार्ड इसको कहते हैं। ये कार्ड आपके लोन अकाउंट से लिंक होता है। अगर वर्किंग कैपिटल का केस है तो जितनी हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो हम उसको विड्रॉ कर सकते हैं, या ऑनलाइन बैंकिंग से भी उसको विड्रॉल कर सकते हैं। कुछ इस तरह से मुद्रा कार्ड दे दिया जाता है जो कि मुद्रा लोन कहलाता है। इसमें लिमिट के हिसाब से आप इसको एज एन डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं अपना। अब मुद्रा योजना के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, एक तो एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी कंसर्न बैंक का एप्लीकेशन फॉर्म है, जो कि अगर हम ऑनलाइन भर रहे हैं तो हम ऑनलाइन उसमें अप्लाई करेंगे सारी डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स, अपना नाम, एड्रेस, बिजनेस का नाम, क्या हमारी एक्टिविटी होगी बिजनेस की, हमें किस के लिए लोन चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए, टर्म लोन चाहिए तो मशीनों की डिटेल्स, अगर टर्म लोन ले रहे हैं तो मशीनों की डिटेल्स हमें चाहिए होगी, एड्रेस चाहिए होगा बिजनेस का कोई पैन नंबर, अगर इंडिविजुअल्स हैं तो अपना इंडिविजुअल पैन नंबर, अगर कोई फर्म वगैरह में हम अप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग फर्म का जीएसटी नंबर या उसका पैन नंबर हम लोग डालेंगे। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जो कि केवाईसी गाइडलाइंस को फुलफिल करता हो। यूटिलिटी बिल्स, अगर मेरे पास कोई बिजनेस के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, टेलीफोन बिल हो, आधार कार्ड या वोटर आईडी, बेसिकली प्रूफ ऑफ एड्रेस जो कि हमारे बिजनेस का होगा। फोटोग्राफ्स, हमारी दो फोटोग्राफ्स चाहिए होंगी, एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट्स की अगर कोई है। अब कई बार क्या होता है, हमारा स्टैंड अप इंडिया में कुछ कास्ट सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज ओनली फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स और एससी एसटी एंटरप्रेन्योर्स, तो उस केस में हमारा कास्ट सर्टिफिकेट भी एप्लीकेबल होता है, क्योंकि हम उस स्कीम का बेनिफिट ले रहे हैं जो केवल पर्टिकुलर कास्ट के लिए है। और अदर डॉक्यूमेंट्स लाइक कोटेशन है, क्या हम थोड़े से बिजनेस प्रोफाइल हम लोग अगर बनी हुई है हमारी प्रोफाइल 2 पेज 3 पेज डायरेक्टर्स की और बिजनेस की, वो हम लोग को अपलोड करनी होती है इस पोर्टल पे। और पोर्टल में अपलोड करने के बाद भी आपको एक हार्ड कॉपी का सेट कंसर्न बैंक में सबमिट करना होता है। लेट्स से अगर मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन करते समय एसबीआई हमने सेलेक्ट किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो हमें स्टेट बैंक की कंसर्न ब्रांच में जाके वो एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द प्रिंट आउट ऑफ द पोर्टल, जो हमारी एप्लीकेशन नंबर और वो सब आया है उसके साथ हमें लगा के बैंक में अपनी फाइल सबमिट करनी होती है। तो बैंक जैसे ही हमारी फाइल मिलती है उसके बाद उसको ड्यू डिलिजेंस करता है, प्रोसेस करता है, एक्नॉलेज करेगा। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे जब भी आप बैंक के पास जाते हैं तो एक रिक्वेस्ट लेटर बना के ले जाइए और उसमें डुप्लीकेट कॉपी में ले जाइए और बैंक से उसमें उस दिन की रिसीविंग ले लीजिए और फाइल नंबर ले लीजिए। तो बैंक के पास जैसी फाइल पहुंचती है बैंक उसको एक्नॉलेज करता है और उसमें वर्किंग स्टार्ट कर देता है, ड्यू डिलिजेंस करता है। ड्यू डिलिजेंस जनरली टेक्स 2-3 डेज, जिसमें कि वो आपके घर को विजिट करेगा, ऑफिस को विजिट करेगा, आपके बिजनेस को समझेगा, सिविल आपकी रन करेगा, अगर आप कंपनी है तो आरओसी सर्च करेगा। जब ड्यू डिलिजेंस कंपनी का पूरा हो जाता है तब आपके क्रेडिट असेसमेंट बैंक करता है कि आपकी एलिजिबिलिटी कितनी बन रही है। मैनुअली आपको निकालेगा बिजनेस में स्केलेबिलिटी कितनी है, रॉ मटेरियल कहाँ से आप परचेज करेंगे, सेल किसको करेंगे, कितने आपके पास वर्क ऑर्डर्स हैं, तो बेस्ड ऑन दैट एलिजिबिलिटी आपकी डिसाइड होती है। और अगर सब कुछ बैंक को ठीक लगता है, ड्यू डिलिजेंस ठीक है और क्रेडिबिलिटी ठीक आती है, तो बैंक आपको सैंक्शन लेटर इशू कर देगा। तो जनरली इट टेक्स 7 to 10 वर्किंग डेज बैंक के लिए, अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स उनको वन सेट में देते हैं। ये ना करें कि आप आईटीआर थोड़े दिनों बाद दे रहे हैं, कुछ पेपर आप थोड़े दिनों बाद दे रहे हैं, तो इससे आपकी फाइल डिले हो जाती है, फिर बैंक भी इसको प्रोसेस करने में डिले करेगा। तो जब भी आप फाइल दें तो पूरी चेकलिस्ट के हिसाब से, बैंक की चेकलिस्ट के हिसाब से आप उसको फाइल सबमिट कर दें वन शॉट में, जो जो डॉक्यूमेंट्स वो मांगता है। सो स्टैंड अप इंडिया की हम लोग बात कर रहे थे। स्टैंड अप इंडिया बेसिकली 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक जो लोन के लिए एलिजिबल है वो स्टैंड अप इंडिया। इसमें भी कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती गवर्नमेंट को, बट स्टैंड अप इंडिया केवल कुछ स्पेसिफाइड पर्संस को मिलता है, जैसे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स या फिर जो बिजनेस एससी, जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब जो कैटेगरी में आते हैं वो बिजनेस को रन कर रहे हो। अगर कोई कंपनी है तो उसमें मोर देन 50% स्टेक इन 3 कैटेगरीज का होना चाहिए, या तो वुमेन का या एससी एसटी कैटेगरीज का, तो वो कंपनीज एलिजिबल होंगी स्टैंड अप इंडिया के लिए। अगर कोई इंडिविजुअल है तो वो इन 3 कैटेगरीज में अगर कोई फॉल करता है तो दे कैन सिंपली अप्लाई फॉर स्टैंड अप इंडिया लोन विद दी बैंक्स। तो बाकी टर्म्स सेम ही है, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट सेम ही है, कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं चाहिए। एग्जिस्टिंग और न्यू बिजनेस दोनों स्टैंड अप इंडिया में कवर होते हैं। इसकी भी गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है अगर कोई इनकेस, इसलिए कोलेटरल सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
आप ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते हैं उद्यमी मित्रा की साइट में जाके, या PSB लोन in 59minutes.com में जाके। वो आपकी कंसर्न एप्लीकेशन आपकी बैंक ब्रांच में फॉरवर्ड कर देगा, उसके बाद आप वहां पे जाके अपनी हार्ड कॉपी सबमिट करिए और बैंक आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस कर देगा। और इसमें गवर्नमेंट का एक मैंडेट और भी है स्टैंड अप इंडिया में, कि हर एक बैंक की ब्रांच को, गवर्नमेंट बैंक की ब्रांच को, एक स्टैंड अप इंडिया का लोन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को और एक SC ST को जरूर देना है। अगर तो कोई हर ब्रांच इस लोन को करने के लिए ढूंढती है, अगर आपके आसपास भी कोई ब्रांच है तो आप उसमें जाके बात कर सकते हैं, क्योंकि हर साल एक ब्रांच को 2 लोन करने हैं, जो कि एक वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए हो और SC ST कैटेगरी में हो, 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का अनसिक्योर्ड लोन। तो अगर आपके नियरेस्ट कोई ब्रांच है, आप उसमें जाके इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। बट ये स्पेशल कैटेगरीज के लिए, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स या फिर SC ST एंटरप्रेन्योर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं MSME स्कीम्स की तरफ। एक लोन और होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं CGT MSE, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। सॉरी, उसकी स्लाइड नहीं है तो मैं इसको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ CGT MSE स्कीम्स को। ये स्कीम MSME तो कहते हैं, लेकिन ये माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए, ये मीडियम के लिए नहीं है। CGT MSE स्कीम, इसमें अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं तो 2 करोड़ रुपए तक का अनसिक्योर्ड लोन गवर्नमेंट देती है, गारंटी गवर्नमेंट देती है। तो बैंक्स 2 करोड़ रुपए तक का लोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, सर्विस यूनिट्स, ट्रेडर और होलसेलर्स को 1 करोड़ तक का अनसिक्योर्ड लोन CGT MSE स्कीम में मिलता है। ये स्कीम केवल माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए, मीडियम के लिए नहीं है। यानी कि जिनका टर्नओवर 50 करोड़ तक का, 100 करोड़ तक का, और जो अपनी इन्वेस्टमेंट है, आपको स्लाइड दिखा दूं, जिनका टर्नओवर 50 करोड़ तक का और जिनकी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक की है, उनको ही ये स्कीम पे एलिजिबल है। यानी कि 2 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए और 1 करोड़ सर्विस क्लास, होलसेलर्स एंड ट्रेडर्स, वो इस स्कीम में जाके अप्लाई कर सकते हैं। ये भी न्यू एंड एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस दोनों के लिए एप्लीकेबल है। इसमें कोई कास्ट का सिस्टम नहीं है। आप अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, आप सिंपली बैंक के पास जाके CGT MSE में अप्लाई कर सकते हैं। आपको 2 करोड़ तक का लोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए, सर्विस के लिए 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल की। बहुत सारे टर्म्स सुनते हैं हम लोग, वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या होती है, क्या गैप आता है, क्या नहीं आता। तो दिस इज, जैसे ह्यूमन लाइफ साइकिल के बारे में हमने हर बार पढ़ा हुआ है कि एक जीव एक को खाता है, दूसरा जीव, मतलब सांप मेढक को खाता है, सांप को नेवला खाता है, नेवले को। तो ये प्रकृति का नियम जो होता है वही हमारे बिजनेस में एप्लीकेबल होता है, कि कोई भी बिजनेस कैश के लिए रन होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग क्या करते हैं, हमने कोई माल बनाया तो हमारी इन्वेंट्री काउंट होगा, इन्वेंट्री से डेटर्स क्रिएट होंगे, जब सेल होगी तो सेल्स डेटर्स से क्या आएगा, कैश आएगा, कैश क्रेडिटर्स को जाएगा, क्रेडिटर्स से इन्वेंट्री आएगी, इन्वेंट्री से फिर सेल होकर डेटर्स होंगे, फिर कैश जनरेट होगा। ऐसे ही बिजनेस साइकिल घूमते रहती है। तो इसी को हम लोग कहते हैं वर्किंग कैपिटल गैप। इस जिसको CC और OD का जो असेसमेंट होता है वर्किंग कैपिटल साइकिल या वर्किंग कैपिटल गैप के अकॉर्डिंग ही होता है, जो आपको स्क्रीन में भी साइकिल दिख भी रही है। तो ये हमारी ऑपरेटिंग साइकिल है। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप बताएं। तो दिस इज ऑल अबाउट वर्किंग कैपिटल की। अब इस बीच में डेटर्स, इन्वेंट्री से कैश आने के बीच में जो पैसा लगता है, उसके लिए हम लोग वर्किंग कैपिटल को ढूंढते हैं, जो CC OD या जो हम लोन की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम अगर हम वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो इसके लिए हमें रिक्वायर्ड होता है। उसका असेसमेंट हम आगे वाली स्लाइड में भी देखेंगे कि क्या क्या वे आउट है, हम लोग कैसे क्रेडिटर्स, इन्वेंट्री से कैश जनरेट कर सकते हैं या डेटर से कैश जनरेट कर सकते हैं। अब एक टर्म हमने और सुना हुआ है प्रोजेक्ट फाइनेंस का, बहुत सुनते हैं हम प्रोजेक्ट फाइनेंस। प्रोजेक्ट फाइनेंस जनरली हम लोग मतलब निकालते हैं कि रियल एस्टेट फंडिंग से या कंस्ट्रक्शन फाइनेंस से या बिल्डर फाइनेंसिंग से। तो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट फाइनेंस की जो डेफिनेशन है इंटरनेशनल प्रोजेक्ट फाइनेंस एसोसिएशन ने दी है, प्रोजेक्ट फाइनेंस को ऐसे डिफाइन किया है, द फाइनेंसिंग ऑफ लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, industrial projects and public service based upon a non-resource or limited resource of financial structure where project debt and equity used to finance the project are paid back from the cash flows generated by the project। तो इसका मतलब क्या होता है, प्रोजेक्ट फाइनेंस लॉन्ग टर्म फाइनेंस होते हैं। यानी कि अगर मुझे कोई बिल्डिंग बनानी है, अपनी फैक्ट्री सेटअप करनी है, कोई मशीनरी लेके आ रहा हूं जो कि मेरी बिजनेस में डायरेक्टली बेनिफिट नहीं करेगा, बट जो कैश फ्लो जनरेट करने के लिए एसेंशियल है। अगर मेरे पास कोई फैक्ट्री बिल्डिंग नहीं होगी तो मैं कैश काम धंधा कैसे करूंगा, कहाँ बैठूंगा, मशीनें नहीं होंगी तो मैं अपना रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स कैसे तैयार करूंगा, तो बिकेगा तो रॉ मटेरियल ही। रॉ मटेरियल के लिए अगर हमें फंडिंग चाहिए तो वर्किंग कैपिटल फंडिंग होगी।
और अगर हमें रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के लिए कोई मशीनें चाहिए या कोई बिल्डिंग चाहिए या कोई ऐसा लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर फंड करने के लिए कोई पैसा चाहिए, तो वो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की डेफिनेशन में फॉल करता है। और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का सबसे मेन रूल ये है कि हम लोग लॉन्ग टर्म फंड लें और जिस प्रोजेक्ट के लिए लोन ले रहे हैं उसी के कैश फ्लोस को हम लोग डिस्काउंट करेंगे। जो फ्यूचर में इनकम हो रही है, आज अगर मेरे पास फैक्ट्री लगाऊंगा तो मेरे पास कोई एग्जिस्टिंग इनकम तो है नहीं, तो अगर फैक्ट्री लगेगी तो मैं अपना रॉ मटेरियल तैयार करूंगा, फिनिश गुड्स तैयार करूंगा रॉ मटेरियल से, मशीनें प्रोसेस करेंगी उसको, आगे सेल होगा तो पैसा आएगा, उस पैसे से मैं अपनी ईएमआई सर्व करूंगा। दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। तो लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, प्रोजेक्ट फाइनेंस है क्या? रियल एस्टेट फाइनेंसिंग को जनरली प्रोजेक्ट फाइनेंस कहते हैं। यस, रियल एस्टेट फाइनेंसिंग इज वन ऑफ द प्रोजेक्ट पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंस, बट हम नॉर्मल बिजनेस में भी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करा सकते हैं, जिसे हम ग्रीनफील्ड फाइनेंसिंग कहते हैं। अगर मैं कोई नई फैक्ट्री सेटअप कर रहा हूं तो उसे ग्रीनफील्ड फाइनेंसिंग कहते हैं। अगर मैं किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस में नई यूनिट लगा रहा हूं, बिजनेस एक्सपेंशन कर रहा हूं, उसमें भी हम प्रोजेक्ट फाइनेंस करा सकते हैं बैंक से, तो उसको हम ब्राउनफील्ड कहते हैं या एग्जिस्टिंग बिजनेस का एक्सपेंशन कहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोजेक्ट फाइनेंस। अब हमारे पास क्या वे आउट है फाइनेंस को करने के लिए? हमने मुद्रा लोन की हमने बात कर ली, स्टैंड लोन के अंतर्गत आते हैं। अब अगर क्या हो, हमें 2 करोड़ से ऊपर का लोन चाहिए हो और उसके लिए बैंक कोलेटरल सिक्योरिटी भी मांगता है, सारी चीजें हैं हमारे पास। अगर कोलेटरल सिक्योरिटी भी देने के लिए नहीं है तो देयर आर सेवरल वेज कि हम अपना बिजनेस में कैश जनरेट कर सकते हैं। वन इज गवर्नमेंट, आरबीआई ने इसको किया था सिंस 2000 फॉर ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि हम अपने रिसीवर दिन से लेके 120 दिन तक भी जा रहे हो या उससे भी ज्यादा जा रहे हो, तो हमारे पास, यानी कि मैंने अगर कोई आज सेल करी है तो मेरे पास जो पैसा आएगा वो 30 दिन या 90 दिन के बाद पैसा आएगा या 120 दिन के बाद पैसा आएगा, जितने दिन की भी बिजनेस में डेटर साइकिल है। अगर हम 90 दिन या 60 दिन या 120 दिन बाद पैसा आता है तो हमारे बिजनेस में बिजनेस कैश क्रेडिट या फिर ओडी की फॉर्म पे। अगर मैं वो नहीं लेना चाहता, मेरे पास कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है या मेरी फाइनेंशियल इतने अच्छे नहीं है कि बैंक मुझे वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करे, और हम अच्छे डेटर्स को, बड़े बड़े कंपनियों के लिए काम करते हैं, जैसे रिलायंस के लिए काम करते हैं, टाटा के लिए काम करते हैं, या फ्लिपकार्ट अमेजोन में हम लोग सेल करते हैं, या ऐसी ही ट्रिपल बी एंड अबव रेटेड कंपनीज के साथ काम करते हैं, तो हम ट्रेड्स के थ्रू हम अपने बिल्स को डिस्काउंट करा सकते हैं, जिसमें कि अगर हम आज हमने कोई अपना बिल इन कंपनीज को भेजा तो शाम तक हमारे अकाउंट में पैसे आ जाए। नॉट फ्रॉम दिस, हमें डिस्काउंट करके आज की डेट में दे देगा। 100 रुपए का बिल हमने रेस किया तो हमें आज की डेट में 80 रुपए से लेके 95 रुपए तक बैंक हमें उस बिल के अगेंस्ट दे देगा, डेट टू अनसिक्योर्ड, बिल्कुल अनसिक्योर्ड फॉर्म पे दे देगा। और कोई फॉर्म ऑफ, यानी कि मैंने अपनी जो साइकिल 30 दिन की या 90 दिन की थी, सर आपकी वॉइस फिर से ब्रेक हो रही है। नहीं, 1 दिन में ले आए उसको कैश में। 1 सेकेंड, नाउ आई एम ऑडिबल? यस। तो ट्रेड्स एक ऑनलाइन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है। इसमें ट्रेड्स के 3 अभी इंडिया में जो है 3 ट्रेड्स प्लेटफॉर्म काम कर रहे हैं, जैसे कि M1 एक्सचेंज है, इनवॉइस स्मार्ट है और RIXL है। रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड RXL की फुल फॉर्म है, जिसे NSE एंड SEBI ने प्रमोट किया है। इसमें SBI भी इसमें स्टेक होल्डर है, ICICI बैंक भी स्टेक होल्डर है। RXL इज प्रमोटेड बाय देम। इनवॉइस स्मार्ट और M1 एक्सचेंज, 3 एक्सचेंज जो है अभी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, जो RBI इनको अप्रूव करता है कि कोई भी कंपनीज 500 करोड़ से ऊपर का जिनका टर्नओवर है उनको ट्रेड्स प्लेटफॉर्म में, किसी भी एक ट्रेड प्लेटफॉर्म इन तीनों में से में रजिस्टर होना जरूरी है, और अपने जो बिल हो वो इससे डिस्काउंट कराना जरूरी है। तो कोई भी कंपनी अगर आप जिससे 500 करोड़ की ऊपर की टर्नओवर के साथ डील करते हैं तो आप उन कंपनीज को इन 3 एक्सचेंजेस में से देख सकते हैं। ट्रेड प्लेटफॉर्म के 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है MSME सप्लायर्स या स्टार्टअप सप्लायर्स, जैसे कि हम लोग अगर किसी बड़ी कंपनी को माल बेच रहे हैं या उनके लिए जॉब वर्क कर रहे हैं या उनके लिए काम कर रहे हैं, तो हम लोग हो गए MSME सप्लायर्स। वो लोग हमारे लिए हो गए बायर्स। वो बायर्स हो सकते हैं कॉर्पोरेट भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं, या PSU भी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी हो सकती है, जो कि डायरेक्टली कंट्रोल बाय गवर्नमेंट है।
स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों हो सकती हैं। तीसरा कंपोनेंट और मेन कंपोनेंट है फाइनेंसर्स। इसमें जितने भी बैंक्स एंड एनबीएफसी हैं वो इसके मेंबर होते हैं। अब ये कैसे प्रोसेस करता है, एमएसएमई बायर अपने आप को पहले इन तीन में से किसी भी एक एक्सचेंज में रजिस्टर करा सकता है, या तीनों एक्सचेंज में रजिस्टर करा सकता है अपने आप को। RXL में करा ले अपने आप को, M1 एक्सचेंज में करा ले, या इनवॉइस स्मार्ट में करा ले। अगर हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो हमारे पास एक लॉगिन क्रिएट हो जाता है। उस लॉगिन के बाद जैसे ही हमने किसी कॉर्पोरेट को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को या पीएसयूज को अपना बिल रेज किया, तो मैं उस बिल को अपना बिल अपलोड करूंगा उन एक्सचेंजेस के पास। वो बायर मेरा बिल एक्सेप्ट करेगा ऑनलाइन। अगर मैंने कहा कि मैंने एलएनटी को बिल रेज कर दिया फॉर 10 करोड़ रुपीज, मैंने उसका कुछ काम किया और मैंने 10 करोड़ का बिल रेज कर दिया, तो एलएनटी उसको ऑनलाइन एक्सेप्ट करेगा। हाँ, ये बिल मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मेरे पास मटेरियल पहुंच गया या सर्विसेज मेरे पास पहुंच गई, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ और 30 दिन या 60 दिन जो भी बेस्ड ऑन दी टर्म्स इनवॉइस में लिखे हुए हैं उस टर्म्स के अकॉर्डिंग पेमेंट करने को तैयार हूँ। तो यहाँ पे बिडिंग सिस्टम है, फाइनेंसर उस बिल पे बिड लगाएगा कि मैं इस बिल को इतने परसेंट में डिस्काउंट करने को तैयार हूँ, लेट से 5% में डिस्काउंट करने को तैयार हूँ, 6% में डिस्काउंट करने को तैयार हूँ, या 7% में डिस्काउंट करने को तैयार हूँ। वो बिल डिस्काउंट कर देगा अपना। तो इसमें तीनों का बड़ा अहम रोल है, एमएसएमई, सप्लायर्स, बायर्स एंड फाइनेंसरीज। अब मेरे पास अगर 4 ऑप्शन है, मेरे बिल को, एलएनटी का बिल जो हम एग्जांपल ले रहे थे अभी वो लेते हैं, स्टेट बैंक ने कह दिया मैं 6% में डिस्काउंट करूंगा, एचडीएफसी बैंक ने कह दिया 5.6% में डिस्काउंट करूंगा, बैंक ऑफ बड़ौदा में है कि मैं 6% में डिस्काउंट करूंगा और इतना परसेंट आपको आज दे दूंगा बिल का। 10 करोड़ में कोई कहेगा मैं 8 करोड़ आपको अभी दे दूंगा, कोई कहेगा 9 करोड़ दे दूंगा, कोई कहेगा 8.5 करोड़ दे दूंगा। आपको इन तीनों में जिसका भी ऑफर ठीक लगता है आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ जाना है, आप बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ चले जाइए, आप स्टेट बैंक के साथ जाना है स्टेट बैंक के साथ, एचडीएफसी के साथ जाना है एचडीएफसी के साथ। इसमें लगभग हर एनबीएफसी और बैंक मेंबर होते हैं और जिस सारे लोग इसमें बिडिंग कर सकते हैं। जो भी मेंबर्स को समझ में आता है ये बिल मैं डिस्काउंट कर सकता हूँ। अब इसकी कुछ ब्यूटीज हैं, ये रियल टाइम होता है आपके साथ। अगर आप बैंक ने आपने एक्सेप्ट किया तो कुछ सेम डे आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं जो कि आपने उस एक्सचेंज सिस्टम पे अपना डिस्काउंट किया होगा। अब जैसे इसकी ब्यूटी देख लेते हैं, ट्रेड्स इज एन ऑनलाइन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन है। सप्लायर्स अपलोड दियर इनवॉइस बिल्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड, वंस बायर एक्सेप्ट द बिल्स ऑनलाइन द फाइनेंसर बिड फॉर द एक्सेप्टेड इनवॉइस, जो कि हमने डिस्कस कर रहे थे। सप्लायर अपने बिल को अपलोड करता है, बायर उसको एक्सेप्ट करेगा और फाइनेंसर उस पर बिड लगाएगा एक्सेप्टेड इनवॉइस पे। अगर बिल इनवॉइस एक्सेप्टेड नहीं है बायर से तो वो उसमें बिड नहीं लगेगी। अब हमारे पास एमएसएमई या स्टार्टअप के पास बेस्ट बिड आ जाएगी। अगर 3-4 बैंक, अगर सिंगल बैंक ने बिड लगाई है तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं होगी, और अगर हमारे पास बेस्ट बिड है, 3-4 बैंक ने बिड लगा दी, तो हम उसमें से बेस्ट ऑफर को अपने अकाउंट चूज कर लेंगे और हमारे अकाउंट में 2 दिन के अंदर पैसा आ जाएगा। तो दिस इज द क्विकेस्ट वे टू रियलाइज योर मनी फ्रॉम द डेटर्स। अगर कोई बड़े डेटर्स है तो आप उसको डिस्काउंट कर सकते हैं, इसमें कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। और आप इसमें देख रहे होंगे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल वुड बी विदाउट रिकोर्स टू सप्लायर एमएसएमई। अब विदाउट रिकोर्स इज अ टेक्निकल वर्ड, हम लोग इसको समझते हैं विदाउट रिकोर्स क्या होती है। इसमें अगर जनरल डिस्काउंटिंग में क्या होता है, अगर सप्लायर अपने बायर ने बिल का पेमेंट टाइम से नहीं किया जो कि एग्रीड टर्म से, जैसे हमने एलएनटी के बिल को दिया कि वो एलएनटी ने हमें एक्सेप्ट किया है कि मैं 90 दिन के अंदर आपको पेमेंट कर दूंगा। अगर 90 दिन के अंदर एलएनटी ने पेमेंट नहीं किया तो विदाउट रिकोर्स डिस्काउंटिंग है, तो हमारे ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी। बैंक या फाइनेंसर जो होगा वो एलएनटी से जाके पैसे लेगा, वो हमारी लाइबिलिटी से खत्म हो जाता है। दिस इज कॉल्ड विदाउट रिकोर्स। बैंक, हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं होती उस बिल पे। अगर विदाउट रिकोर्स नहीं होती तो एलएनटी अगर पेमेंट फेल करता है तो फिर एमएसएमई या स्टार्टअप्स को उसका पेमेंट जो हमने 80 दिन या 90 दिन पहले ले लिया था वो पेमेंट हमें बैंक को 90 दिन के अंदर वापस करना पड़ता है, क्योंकि हमारे बायर ने वो पेमेंट नहीं किया। क्योंकि विदाउट रिकोर्स वो पैसा है, डिस्काउंटिंग है विदाउट रिकोर्स, तो बैंक या फाइनेंसरीज अगर बायर पैसा नहीं देता तो हमसे पैसा नहीं मांग सकती। ये विदाउट रिकोर्स का मतलब होता है। तो सबसे अच्छा बेनिफिट इसका ट्रेड्स प्लेटफॉर्म में जाने का यही है कि जो फैक्टरिंग होती है वो विदाउट रिकोर्स होती है। इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, 3 इसके जो मेन पिलर्स हैं ट्रेड प्लेटफॉर्म के, ये 3 तरीके से फंक्शन करता है। ये हमने कंपोनेंट्स देख ही लिए। ट्रेड पार्टिसिपेंट्स यही है, बायर एलिजिबिलिटी क्या है, कॉर्पोरेट कंपनीज होनी चाहिए जिनका टर्नओवर, लेट्स से इसमें बड़ी कंपनीज हो सकती हैं लेकिन छोटी कंपनीज भी हो सकती हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि कोई 100 करोड़ की कंपनी इसमें लिस्टेड नहीं हो सकती एज एन बायर। बट 500 करोड़ का जिनका टर्नओवर ज्यादा है उसमें गवर्नमेंट मैंडेट कर दी है, कंपलसरी है कि उनको किसी ना किसी एक प्लेटफॉर्म में किसी भी 3 एक्सचेंज में रजिस्टर होना जरूरी है। तो दिस इज द बायर। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का होना जरूरी है किसी भी एक प्लेटफॉर्म में।
पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का होना जरूरी है, तो दिस इज अ बायर वन। सेलर्स एमएसएमई एंटिटीज होनी चाहिए जो कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन में फॉल होती हैं एमएसएमई डीआई एक्ट के अकॉर्डिंग, एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग। और फाइनेंसर्स, फाइनेंसर्स बैंक्स होंगे, एनबीएफसीज होंगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे जो कि आरबीआई के पास लिस्टेड या रजिस्टर्ड होंगे। वो फाइनेंसरीज अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं किसी भी एक्सचेंज में या सारे एक्सचेंजेस में। तो ये ट्रेड के पार्टिसिपेंट्स हो गए। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल थ्रू दोज बिडिंग वुड बी बैंक्स, एनबीएफसीज एंड फैक्टरिंग कंपनीज। जो बिड लगा सकता है वो बैंक होगा, एनबीएफसीज होगा, या फैक्टरिंग कंपनीज या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे। अब ये देखिए, कंपलसरी फॉर ऑल सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस यानी कि पीएसयूज टू बी ऑन बोर्ड द ट्रस्ट प्लेटफॉर्म, या कोई भी कंपनी है वो 500 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर कर रही है तो उसको ट्रस्ट प्लेटफॉर्म में होना, रजिस्टर होना जरूरी है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। All other companies with annual turnover of 500 crores or more will compulsory have to be come on board on the platform। लेकिन ऐसा नहीं है कि छोटी कंपनियां 500 करोड़ से कम की कंपनियां इसमें रजिस्टर नहीं हो सकती, वो भी रजिस्टर हो सकती है, बट उनके लिए कंपलसरी नहीं है, इट इज एडवाइजेबल ओनली। बट 500 करोड़ की कंपनी के लिए ये कंपलसरी कर दिया गवर्नमेंट ने कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग। रजिस्ट्रेशन किसी भी बायर को या फाइनेंसर्स को या एमएसएमई सप्लायर को ट्रेड्स में रजिस्टर होना पड़ेगा अपनी अपनी कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे यूजर आईडी क्रिएशन होता है, ये ऑनलाइन सिस्टम है सारे एक्सचेंजेस का। कुछ नॉमिनल सी फीस होती है एमएसएमई बायर को रजिस्टर करने के लिए जो कि ट्रेड्स प्लेटफॉर्म चार्ज करते हैं। आरएक्सएल की कुछ फीस है, कुछ एमएवन एक्सचेंज की होगी, कुछ इनवॉइस मार्ट की है। ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ सबमिशन रिक्वेशन डॉक्यूमेंट्स, हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स उसको सबमिट करने पड़ते हैं। जैसे एमएसएमई बायर है तो उसको अपने कंपनी के केवाईसी, डायरेक्टर के केवाईसी और अपने 1 साल की बैलेंस शीट्स एंड अपना एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सबमिट करना पड़ेगा। बायर्स को भी डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स और एनबीएफसीज या बैंक्स को अपने डिफरेंट एग्रीमेंट्स। जैसे ही हमारी आईडी अप्रूव होती है हमें एक मास्टर एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा कि हम उसके लिए बाउंड है, हम अपने जो भी ट्रेड्स की या जो प्लेटफॉर्म की जो कंडीशंस है हम उसको समझ जाते हैं और हम उसको एग्री करते हैं, जो कि मास्टर एग्रीमेंट हम ऑनलाइन साइन कर सकते हैं। इसमें कोई फिजिकल कॉपी नहीं होती, मास्टर आईडी हम लोग को ऑनलाइन साइन करनी होती है। सबमिशन ऑफ प्रिंटेड साइन सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, वेरिफिकेशन करेगा कोई भी, जो अब इस केस में जैसे रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड है वो उसको एक्सेप्ट करेगा या इनवॉइस मार्क करेगा या उसको वेरीफाई करेगा कि हाँ क्लाइंट की जो एप्लीकेशन आई है वो ठीक आई है। पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस बाय एप्लीकेंट, जैसे ही हमारे ड्यू डिलिजेंस पूरा हो जाता है, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, हमें रजिस्ट्रेशन फीस पूरी करनी पड़ेगी जो कि 5,000 रुपए या 3,000 रुपए डिपेंड करता है कौन से हम प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं। उसकी फीस हमें नॉमिनल सी फीस होती है, वो वन टाइम फीस होती है, वो हमें पे करनी पड़ती है। अगर सक्सेसफुली होता है तो हम वहां पे लाइव हो जाते हैं उस प्लेटफॉर्म में, आरएक्सएल हो, इनवॉइस मार्ट हो या फिर एम1 एक्सचेंज हो। दिस इज द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन ट्रेड्स। अब स्टार्टअप्स के लिए और एमएसएमई के लिए क्या बेनिफिट्स हैं ट्रेड्स प्लेटफॉर्म यूज करने का? डिस्काउंट रेट बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल फाइनेंसर ऑक्शन लगाते हैं, बिडिंग कर रहे हैं आपके बिल को डिस्काउंट करने के लिए, तो आपके पास चांसेस बहुत अच्छे होते हैं कि आपको अच्छे ऑर्डर्स मिल जाएं। कैपिटल आपके पास तुरंत कैश आ जाता है, तो कैपिटल डिप्लॉयमेंट बहुत अच्छी हो जाती है हमारे लिए। जो पैसा मेरे को सर्टेन पीरियड के बाद मिलना था डेटर से, 60 दिन बाद या 90 दिन या 120 दिन बाद, वो पैसा मुझे आज ही मिल जाता है, जिसके मैं अपनी नेक्स्ट वर्किंग कैपिटल साइकिल इन्वॉल्व कर सकता हूँ और अपना टर्नओवर हम लोग इजीली ग्रोथ कर सकते हैं। टाइम रिसीव ऑफ फंड्स, कॉस्ट एंड पेपर वर्क रिडक्शन, ये है ही है कि हमारा सारा सिस्टम ऑनलाइन है तो हमें कोई भी मल्टीपल पेपर्स, मल्टीपल फाइल्स या मल्टीपल बैंक्स के पास नहीं जाना पड़ेगा। एक ही प्लेटफॉर्म में हमारे सारे बैंकर्स एक प्लेटफॉर्म में मिल जा रहे हैं। लिक्विडिटी इंप्रूव करता है। इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होती है, वो तो वन ऑप्शन है ही है इसमें। ये 3 एक्सचेंजेस के नाम हमने देख ही लिए थे। अगर आप किसी के डाउट्स हैं, कुछ हैं, तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट्स, हम अब इसको इंटरेक्टिव सेशन वो करते हैं। आई एम एमएसएमई, एचएस Chonogrum लिखते हैं, I am MSME since 2005 and my business is from 2001. Now I am 67 years but need working capital over and above OD limit of 15 lakhs from Central Bank of India. How can I avail these government schemes? सर, मुद्रा और स्टैंड अप इंडिया की स्कीम 65 ईयर्स तक की एप्लीकेबल। आपकी कंपनी में अगर कोई और डायरेक्टर है तो आप उस जो सेंट्रल बैंक में वर्किंग कैपिटल लिमिट चल रही है आपकी, सर सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है? एचएस ग्रूम जो क्वेरी पूछी है सर, आप अगर उसको कुछ और एलैबोरेट कर पाए। रिचा, आप इसको अब क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन कर सकते हैं। यस सर, बिल्कुल।
मैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जिसको भी क्वेश्चन पूछना है सर से, अपने हैंड रेज कर लीजिए ताकि मैं कनेक्ट कर सकूं सर से। Just a minute. मोतोशी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Hello, can you hear me? Yeah, please tell me. Yeah, sir, actually ये मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मेरा, और मैं गारमेंट्स बनाती हूँ, लेडीज वेयर, एंड आई एक्सपोर्ट टू स्पेन एंड टू यूके। Okay. मेरे पास 2020 में मुझे एक छोटा सा 6 lakhs का लोन मिला था, विच वाज अ मुद्रा लोन। Okay. तो एंड जो मैंने टारगेट दिया था, जैसे 1 CR 20 lakhs का टारगेट दिया था, तो वो मैं क्रॉस की। 21 में भी मैंने अपना अचीव किया टारगेट, एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन। नाउ मेरे को बहुत सारे ऑर्डर्स मिले हैं स्पेन से, और कोई न्यू बायर्स भी कनेक्ट हुए हैं मेरे साथ। Okay. एंड आई हैव सबमिटेड ऑल माय डॉक्यूमेंट्स टू पंजाब नेशनल बैंक, जहां से मेरा ऑलरेडी लोन चल रहा है, और मैंने एनहांसमेंट का रिक्वेस्ट किया। Okay. तो मुझे 50 lakhs चाहिए था, बिकॉज मैं अभी जहाँ मेरा फैक्ट्री है वो प्रहलादपुर दयालबाग रोड पे है, विच इज अ सेमी कमर्शियल एरिया, एंड माय बायर्स वांट कंप्लायंस। वो कह रहे हैं कंप्लायंट होगा तो ही वी कैन गिव यू मोर एंड मोर ऑर्डर्स। सो आई एम टू शिफ्ट टू DLF फरीदाबाद, DLF इंडस्ट्रियल एरिया। Okay. तो इन सब कुछ के लिए मुझे 50 lakhs चाहिए था। मैं खुद वुमेन एंटरप्रेन्योर हूँ, प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, मोस्ट ऑफ माय एम्प्लॉइज आर ये वुमेन। बट मुझे ये कहा, मतलब क्या है कि मेरा लोन को रिजेक्ट कर दिया गया कि आपके पास कोलैटरल नहीं है। Okay. एंड मुझे नहीं मिला सर, एंड आई हैड टू टेक मनी फ्रॉम फाइनेंशियल फ्रॉम प्राइवेट फाइनेंसर्स, जिसका इतना ह्यूज रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, आपको अच्छे से पता है। एंड इट इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू रन दिस बिजनेस। ओके सर, आप स्टैंड अप इंडिया के लिए डेफिनेटली एलिजिबल है, बिकॉज यू आर वुमेन एंटरप्रेन्योर, और हर ब्रांच को करना भी है। अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मिस रिचा, शी विल मतलब अरेंज अ मीटिंग विद यू एंड वी कैन डेफिनेटली हेल्प यू। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी मैम से, मैम आफ्टर वेबिनार हमारी टीम आपको कनेक्ट कर लेगी। आपका कोई क्वेश्चन क्वेरी होगी तो हम जरूर जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे। आप वैसे अपने बैंक को रिक्वेस्ट कर सकती हैं स्टैंड अप इंडिया के लिए, और दे विल डेफिनेटली, वो अगर हमारी कुछ हेल्प चाहिए तो हम लोग भी उनको कोऑर्डिनेट कर लेंगे। जस्ट कॉन्टेक्ट विद। बहुत कुछ कर चुकी हूँ, बहुत मेल्स आ चुका है, बहुत टू एंड फ्रो हो गया है। मैंने रिक्वेस्ट लेटर क्यों मुझे चाहिए वो मैंने किया। जो मेरे पास जो ऑर्डर्स आए हुए हैं यूके से, स्पेन से, उन सबका मैंने प्रिंट आउट लिया। यहाँ तक कि जो बायर से मेरे पास रिक्वेस्ट आया हुआ है या इंस्ट्रक्शन आया हुआ है दैट इफ यू कैन डू योर फैक्ट्री कंप्लायंट then only we can give you orders, वो सारे मेल्स तक मैंने सबमिट किया। बट कोई सुनवाई, एक ही बात पे रट लगाए हुए हैं कि आपके पास कोलैटरल नहीं है। कोई नहीं, आप एक बार पेपर दिखा दीजिएगा या उनको वो दे दीजिएगा, सो दैट वी कैन हेल्प यू आउट इन दिस सिचुएशन। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एनीवन एल्स? यस सर, जस्ट अ मिनट। सौरभ जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। Hello. Yeah, Saurabh ji, good evening. Yeah, good evening, sir. Good evening. Sir, I'm a practicing chartered accountant. Actually, there are two queries with me. We have a private limited company which is taken over by us from the original promoters in 2021. But the company was originally incorporated in November 2011. Okay, so you have taken over this in 2020? Yeah, 2021. 2021. Last year. Okay. Whether we are eligible for the startup registration, and actually we are doing something related to real estate. Yes, you are definitely eligible for startup, because 10 साल नहीं हुए हैं, so definitely you can apply for the startup registration. You can simply visit startupindia.gov.in or connect to our team so that they will help you out in getting a startup registration. Actually, the company was originally incorporated in 2011. Okay, so you are not eligible because 10 years has already been completed. I thought it was 2017. Okay. No, it was originally incorporated in 2011. Okay. So secondly, we do have a certain clientele. Actually, they require funds for their contractors. Actually, I belongs to this Singrauli.
Singrauli district in Madhya Pradesh. Okay. This is a power hub where we have this Shasan power plant, ultra mega power project, then 3 plants of NTPC and coal mines and all that. So there are a lot of plenty of contractors who require funds from the bank for working capital and term loan. But the bank always require, government banks always require certain collateral securities, and they do not like respond faster or at the time when the contractor requires fund. So do we means is there any other mode like we can connect to the bank just like their central office or something like to their regional office? Yeah, definitely you can connect to Singrauli district में जो भी concerned office लगता होगा आपकी banking अभी किसको ट्राई कर रहे हैं, कौन से बैंक में ट्राई कर रहे हैं? मैंने स्टेट बैंक में ट्राई किया है, बैंक ऑफ बड़ौदा ट्राई किया है, यही मेजर यहाँ बैंक है, यूनियन बैंक है यहाँ। मैंने स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा में ट्राई किया है, जैसे कोल्ड ट्रेडिंग के मेरे कोल्ड ट्रेडिंग का क्लाइंट है और उनका कोल्ड ट्रेडिंग यहाँ पे सर मेजर बिजनेस है। सो यहाँ उन लोग को आज तक नहीं मिला लाइक फाइनेंस, जबकि कोई भी हम तो कोलेट्रल भी दे रहे थे, इवन देन हमको वो चीज नहीं मिली और क्लियर कट के नाम रिप्लाई भी नहीं मिलता है। उनका ये कहना होता है कि आपने अभी कंपनी स्टार्ट की है, सो हम अभी। सौरभ जी आपका म्यूट लग गया है गैस। अपना पेमेंट जो मार्जिन मनी है वो भी लगा रहे हैं, कोलेट्रल भी दे रहे हैं, इवन देन वी आर नॉट गेटिंग सीसी लिमिट वर्किंग कैपिटल फॉर आवर बिजनेस। Likewise, we have other civil contractors, mechanical contractors also. They require like some machineries. They require term loan for their machineries and transport these transport vehicles. So ये proper response नहीं मिलती। So do we have like any other platform जो directly हम बैंक के नीचे lower level पे ना बात करके higher level पर top level बात करें? इसमें आप ये कर सकते हैं, आप PSB 59 minutes PSB loan in 59minutes.com में चले जाएं, अपने आप को रजिस्टर कर लें, अपने आप को इंडिविजुअल यूनिट्स को रजिस्टर करके उसके थ्रू आप एप्लीकेशन डालिए, तो वो गवर्नमेंट भी ट्रैक करती है क्योंकि उसकी रिपोर्टिंग सीधे पीएम ऑफिस में है। बैंकों के हेड ऑफिस एंड पीएम ऑफिस में भी उनकी एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करना ही पड़ता है उन्हें। ओके। और अगर हमारी टीम की कुछ हेल्प चाहिए हो, आप PSB loans in 59minutes.com है, उसमें सिंपल सा डॉक्यूमेंट्स है, आपको अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करना है, एक यूनिक ईमेल आईडी होनी चाहिए। जैसे आपके डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स है तो आप उनकी ईमेल आईडी से आप लॉगिन कर लीजिएगा। उसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी मांगेगा आपसे, जीएसटी की यूजर आईडी एंड पास उसका ओटीपी मांगेगा, तो सारी जीएसटी ऑनलाइन फैच होकर आ जाएंगी। आईटीआर भी इसमें ऑनलाइन अपलोड करनी होती है, ऑनलाइन फैच हो जाएंगी। बेसिक डिटेल्स आपसे पूछेगा आपके बिजनेस के बारे में और आपकी बिजनेस की रिक्वायरमेंट, और आपको लास्ट में कोलैटरल सिक्योरिटी है या नहीं है वो पूछेगा और आपको फैच करा देगा और आपको बेस्ट ऑफर दिखा देगा कि आप किस किस बैंक के लिए एलिजिबल है। आप बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए एलिजिबल है, इंडियन बैंक है, एसबीआई है, या जिस भी बैंक पीएनबी के लिए एलिजिबल है, आप किसी भी एक बैंक को सिलेक्ट करके कंसर्न ब्रांच को सिलेक्ट कर लीजिएगा, तो आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली उस ब्रांच में फॉरवर्ड हो जाएगी और आप नेक्स्ट डे जाके वहां पर मिल भी सकते हैं हार्ड कॉपी के साथ। और उसकी रिपोर्टिंग आपके हायर ऑफिस में भी होती है, अगर वो उसमें एक्शन नहीं लेते तो आप उसके हायर ऑफिस में उस एप्लीकेशन का रेफरेंस लेके जा सकते हैं। ओके सर, एक और क्वेरी है। बताएं सर। सर हम लोग कुछ कंसल्टेंसी सर्विसेज रिलेटेड टू स्टार्टअप भी देते हैं। एक्चुअली 2 स्टार्टअप्स हैं इसी एरिया में, 2 स्टार्टअप्स हैं जिनको की फंड्स का रिक्वायरमेंट है, लाइक जो HNIs होते हैं या वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, एट अ सर्टेन वैल्यूएशन दे इन्वेस्ट, और तो इस तरह के भी हम लोग कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं क्या? अभी एज सच नहीं कर सकते, बट हाँ अगर कोई टेक्नोलॉजी का कोई एडवांस स्टार्टअप है, कोई बहुत ज्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो यस डेफिनेटली वी हैव अ टीम, वी हैव सर्टेन इन्वेस्टर्स, बट वो बहुत टेक्नोलॉजिकल बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और बहुत अर्ली स्टेज में नहीं करते कि सीड जिसको सीड राउंड चाहिए होगा उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अगर हाँ प्रोटोटाइप रेडी है, सेल जस्टिफाई हो गई है, तो उसमें इन्वेस्ट कर देंगे। लाइक मैं बताऊं, एक्चुअली ये अनऑर्गेनाइज्ड एरिया है, ये अनऑर्गेनाइज्ड एरिया है यहाँ। अभी तक रियल एस्टेट का जो मार्केट है ये अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है यहाँ पे, एंड वी हैव प्लान्ड के हम लोग एक ग्रुप बना के एक कंपनी फॉर्म करके यहाँ पे रियल एस्टेट में लैंड बैंक परचेस करेंगे, और यहाँ पे अकॉर्डिंगली डिमांड है, बट यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर नहीं है। So, लेकिन इट इज अ ट्रेडिशनल बिजनेस, दिस इज विद स्टार्टअप, तो इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा इस बिजनेस में।
Okay. तो इससे तो आप बैंक से लोन ले लें, बैंक लोन दे देगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स का इस बिजनेस में आना, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में इन्वेस्टर्स डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन ट्रेडिशनल बिजनेस, वो उससे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट दिक्कत है। अगर आप बैंक को मॉर्गेज रख के उसको लोन ले लें और अपना काम करें, डेट शेप में ले लें। ओके, थैंक यू। गोपाल जी, अब अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Hello. यस सर, गोपाल जी बताएं। Yeah. Myself, Dr. Gopal. I'm Ayurvedic doctor. Okay. Hello. Yeah, you're audible, sir. Yeah, I want to start in a hospital. I want to, which is a 50-bedded hospital. Which type of the loan I have to apply? Whether I can get the loan for hospitals? Hello. Yes, sir. Sir, hospital के लिए भी आप depend on your project requirement. There are all schemes are open for hospitals. Be it CGTMSE scheme for up to 1 crore. अगर कोई आपको आयुर्वेदिक स्कीम में भी करना है तो there are certain स्कीम जिसमें आप अभी टिल 31 जुलाई तक तो गवर्नमेंट के पास स्कीम मिलेगी, 25% कोलेटरल दें, अपना पूरा का पूरा जितने का भी प्रोजेक्ट कॉस्ट है, लेट्स से 20 करोड़ का हमें हॉस्पिटल तैयार करना है, 25 करोड़ तक का 25% यानी कि आप 5 करोड़ की कोलेटरल दे दें तो भी बैंक आपको फंडिंग दे रहा था 20 करोड़ की, बट देयर इज द स्कीम इज रोल्ड आउट। अब आप 2 करोड़ तक का है तो उसको अनसिक्योर्ड आप ले सकते हैं फ्रॉम गवर्नमेंट सीजीटीएमएससी स्कीम के अंदर। उसके बाद थोड़ा थोड़ा कोलेटरल है तो आप उसमें भी आप लोन दे सकते हैं। सीजीटीएमएससी में इट इज बेस्ट, कोई कोलेटरल है आप रख सकते हैं, जिसमें बिल्डिंग और वो बना रहे हैं तो उसके लिए आप वो कोलेटरल आप बैंक में रख के। Yeah, that is the thing. I don't have any buildings and all. Whether I have to procure that building afterwards, I have to apply. अगर आपको रेंट में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल स्टार्ट करना, रेंटेड प्रीमाइसेस में भी बैंक का रोक के मशीनरी के लिए आपको फंड कर देंगे वो। Okay. Can you help me regarding these things? Is it possible? Definitely, we can. Which place you are located, sir? I am from Tirupati, Andhra Pradesh. Tirupati, Andhra Pradesh. And what is the project cost of your project? Actually, I'm not, I'm thinking whether I'm eligible or not, like that. Now I got an idea. Why can't we start like that idea? So with that inspiration, I am calling. Definitely, our team will be help you in that thing, sir. You can. Okay. So you are a registered Ayurvedic doctor, sir? Yeah, I am registered Ayurvedic. I have 10 years experience. I am a MD. Okay. No issues, sir. We will definitely help you out. Okay. Do you have any experience regarding that? Whether you worked with any Ayurvedic doctor, any projects of that hospital? Do you have any experience previous? Yes, there are certain groups in UPs and Uttarakhand from which we are looking. Okay. Thank you. Your video is really very inspiring, and thanks a lot. Kindly be in touch, sir. So we definitely will. Yes, sir. Sure. Yeah. Thank you. इंद्रजीत जी, अब अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। सर नमस्कार, मैं इंद्रजीत चौधरी मेरठ से। yes, सर हम क्या है कि अपने यहाँ पे गांवों में जो वेस्ट है, जैसे गोबर है या पत्ते हैं पेड़ों के, घास फूस है, इनका एक मिक्सचर बना के इनके हम प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे लकड़ी, कोयला और दीवे, ये सब चीजें हम बना रहे हैं। अभी हम छोटे स्तर पर अपने पास से ही पैसा लगा के हमने 1 से 1.5 लाख के बीच पूंजी लगा के ये हमने काम शुरू किया है। अब हम ये चाह रहे हैं कि हम इसे आगे बढ़ाएं और हम इस पर कुछ लोन वगैरह या सरकार से कोई हमें सपोर्ट मिलती है तो वो करके हम इसे आगे बढ़ाएं। तो इसके लिए हमारे लिए सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा सर? आपको कितने अमाउंट का लोन चाहिए होगा इसको आगे बढ़ाने के लिए? सर 5 से 6 लाख। तो सर आप मुद्रा लोन अप्लाई कर सकते हैं किसी भी बैंक के पास जाके, udyamimittra.in की साइट में जाके आप मुद्रा लोन अप्लाई कर सकते हैं, या PSB लोन इन 59minutes.com में जाके आप अपना लोन अप्लाई कर सकते हैं। वहां पे आपको तुरंत इन प्रिंसिपल सैंक्शन भी मिल जाएगा और ब्रांच में जाके हफ्ते भर में आपका काम भी हो जाएगा। आपकी सिविल वगैरह सब चीज ठीक है सर? जी हाँ, बिल्कुल वो सब सही है हमारी सर। हाँ, तो बस उसके बाद पहले भी हमने कभी लिया नहीं है, ये फर्स्ट टाइम ही होगा। कोई बात नहीं सर, आप नए एंटरप्रेन्योर्स और एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स, ये स्कीम दोनों के लिए है। आप अगर खुद कर सके इसको तो खुद कर लीजिएगा, नहीं तो हमारी टीम से संपर्क कर लीजिएगा, वो आपकी हेल्प करा देंगे इस चीज पे। जी मैं टीम से संपर्क करता हूँ। थैंक यू सर। अरविंद जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। सर मैं अरविंद नाम है मेरा, मैं आगरा से हूँ बेसिकली। सर अभी रिसेंटली हमने 2 महीने पहले एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है जहाँ पे हमने एक मशीनरी लेके आए हैं और रॉ मटेरियल भी अपने पास इसलिए अवेलेबल है, बट क्या है ना, अब उसको
एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास मार्केटिंग बजट जो भी चीज़ है वो सब खत्म हो चुका है। तो अब हम किसी साइड पर सपोर्ट चाह रहे हैं कि कुछ हमको फंडिंग मिल जाए, जैसे हम मार्केट के अंदर अपनी मार्केटिंग, ब्रांडिंग और प्रोडक्शन के रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी जो चाहिए, तो उसके लिए हम सोलर सेटअप लगाने की प्लान भी कर रहे हैं। तो हमको ये सब के लिए कुछ फंडिंग चाहिए होगी मैम। अपना बिजनेस क्या है अरविंद जी? सर बेसिकली हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो टेक्सटाइल में है सर बेसिकली। ओके, सो अरविंद जी, सबसे पहले तो बधाई हो, आपने भी 2 महीने पहले मशीनें ली और रॉ मटेरियल भी लेके आ गए हैं। जी लेकिन इसमें क्या है कि जो मार्केटिंग के लिए है, कोई भी बैंक मार्केटिंग के लिए लोन नहीं देता। जी अगर आप ये मशीनरी और रॉ मटेरियल लाने से पहले अगर आप इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रॉपर कराते, जो आपके पास अपने पैसे मशीनरी और वर्किंग कैपिटल में खर्च किए हैं रॉ मटेरियल लाने में, अगर हम इसमें बैंक से लोन ले लेते तो हम लोग मार्केटिंग और इसके लिए अपना पैसा लगा सकते थे। अभी भी अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अगर हम लोग इसकी एक दोबारा से एक प्रोजेक्ट डिफाइन करें, इसको रॉ मटेरियल हम लोग दिखाएं, वर्किंग कैपिटल साइकिल गैप दिखाएं, तो हम लोग बैंक के पास अप्रोच कर सकते हैं। बट प्योरली मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए कोई भी बैंक लोन नहीं देगा सर एट दिस मोमेंट। हाँ, अगर हम बैंक के पास जाते हैं और कहते हैं रॉ मटेरियल के लिए हमें लोन चाहिए, वर्किंग कैपिटल साइकिल हमारी गैप आ रहा है, तो हम बैंक के पास जाके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके सर, मैं मानता हूँ कि जो मार्केटिंग है उसके लिए मेरे पास अदर फंड भी हैं, तो मैं ऐसे अपने आप को सपोर्ट कर सकता हूँ अपने पार्टनर से इक्विटी लेके, वो मैं कर सकता हूँ। अब मुझे इलेक्ट्रिसिटी के लिए कुछ वहाँ पे एक मशीनरी लगानी है, हाँ, तो उसके उसके लिए लिए फंडिंग मिल सकती है ना? उसके लिए मिल जाएगी सर फंडिंग। ओके, तो सर मेरा अभी एक्सपेक्टेड जो बजट है अभी इसको चाहिए होगा करीब 10 लाख का और चाहिए होगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी 10 लाख लग चुका है इसमें। कोई दिक्कत नहीं है सर, जो भी आपका बजट है हम लोग उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के बैंक में सबमिट कर देंगे। सो डेफिनेटली हाँ, अगर रॉ मटेरियल के लिए चाहिए तो डेफिनेटली इट कैन बी डन। हाँ सर, एक से क्वेश्चन मेरा ये और भी था कि अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो उनका क्या आरओए रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट उनका कितना परसेंट पे रहता है सर? सर इट वेरीज फ्रॉम 10 to 11% डिपेंडिंग ऑन योर रेटिंग। बहुत सारे चीजों में फैक्टर करता है, क्योंकि आरबीआई ने अभी पीछे रेट भी बढ़ाए हैं, तो 10 से 11% का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है सर। 10 से 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। ओके, और सर कभी कुछ ऐसा हुआ कि स्टार्टअप फेलर होता है तो उस केस में कुछ इश्यू होता है क्या लोन के रिगार्डिंग में? सर देखिए, ये जो लोन होता है ये बैक्ड बाय गवर्नमेंट गारंटीज होते हैं, बट अभी आप लोन लेने से पहले ही सर डिफॉल्ट की बात सोचेंगे तो बैंक भी थोड़ा सा रिस्की रहता है। तब लेकिन हाँ, ये लोन बैक्ड बाय गवर्नमेंट गारंटीज रहते हैं, बट हाँ क्योंकि आपकी भी इंडिविजुअल गारंटी है, तो इंडिविजुअल गारंटी पहले आपकी इन्वोक करेगा, फिर जो बचा कुचा पैसा है वो गवर्नमेंट से लेंगे बैंक। हाँ, क्योंकि सर हर चीज़ की पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी इफेक्ट देखना पड़ता है एक बार। हेलो सर, आपका माइक म्यूट हो चुका है। संदीप सर। हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। आसिफ जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। सर जी नमस्ते। मेरा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है। हम लोग डिफेंस में हाउसकीपिंग एंड मेंटेनेंस का सर्विस दे रहे हैं। मेरा एग्जिस्टिंग सीसी चल रहा है 20 लाख का। तो मुझे उन्हें इनहांस करना है, तो बैंक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक कर रहा है कि नहीं हो पाएगा, कोलेटरल नहीं है करके। तो अगर ऑर्डर सामने से डिफेंस से अगर ऑर्डर भी है तो वो क्या इनहांस के लिए क्या बैंक बदल सकता हूँ, या क्या वही बैंक में क्या कर सकते हैं, थोड़ा प्लीज गाइड में। नहीं, आप बैंक भी बदल सकते हैं और अपने बैंक से बात भी कर सकते हैं, वो भी कर देगा। आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? दिल्ली से? नहीं 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 सर, महाराष्ट्र मुंबई रत्नागिरी से सर। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने बैंक से भी सर बात मेरा कर सकते हैं। 2 साल से मेरा पीछे से देखेंगे ट्रैक तो 3 CR 4 CR तक मेरा टर्नओवर है। बट ये कोरोना के अलावा थोड़ा सा पीरियड में थोड़ा सा कम हो गया है सब जगह पे। तो थोड़ा सा पेंडेमिक प्रॉब्लम था तो कम हो गया है। तो एक वही एक रीजन दे रहे हैं और एक कोलेटरल दे रहे हैं, कोलेटर का रीजन दे रहे हैं। तो उसमें क्या करना चाहिए थोड़ा प्लीज सर। सर अगर आपके पास कोलेटरल है तो इससे अच्छी कोई चीज नहीं। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो गवर्नमेंट गारंटी फीस है वो थोड़ी सी कम हो जाती है आपकी, जो गवर्नमेंट गारंटी के कोलेटरल लिए। नहीं सर, एक्चुअली कोलेटरल मेरा 52 लाख का कोलेटरल ओपन लैंड है, एनए लैंड। बट वो एक्सेप्ट नहीं कर रही, वो बैंक से 10 किलोमीटर लंबी दूरी पे है बोल के वो रिजेक्ट कर दिए है। लैंड अगर बाउंडेड नहीं है तो बैंक नहीं लेगा सर लैंड को। नहीं बाउंडेड है, बाउंडेड है, ओपन लैंड है, प्लस उसके ऊपर एक शेड भी है छोटा सा। लेकिन वो सिर्फ ओनली बैंक के नियर बाई नहीं बोल के वो लोग ने रिजेक्ट कर दिया।
कोई नहीं, आप अपना बैंक भी बदल सकते हैं या आप डिस्काउंटिंग करा सकते हैं अपने ऑर्डर को। अगर आपके पास कोई डिफेंस से ऑर्डर आ रहा है तो आप उसको डिस्काउंट भी करा सकते हैं सर। जैसे हमने अभी टेट्स प्लेटफॉर्म के बारे में देखा, ऐसे ही बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं जो आपके ऑर्डर्स को डिस्काउंट कर देंगे। और जी, अगर नहीं, अगर समझो मुझे करना ही है या कोई दूसरे अदर बैंक में जाना है तो आपके जो टीम से हेल्पलाइन, उद्यमी हेल्पलाइन से क्या कनेक्ट हो सकता है? हाँ हो सकता है, हम लोग आपकी हेल्प करवा देंगे सर ऑनलाइन कनेक्ट कराने में। आप फिजिकली उस ब्रांच में जाके आप मिल लीजिएगा। जी जी, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओके सर। गोपाल जी, आपका जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं सर से। गोपाल कृष्ण जी। Yeah, it's replied. Yes, I talked with sir. Thank you. ओके। उदय जी। उदय जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर मैं उदय बोल रहा हूँ, भोपाल से बोल रहा हूँ। एक्चुअली 2020 में हमने एक CGTMSE के अंडर 20 लाख का टर्म लोन लिया था एक बैंक से। ओके। और 9 लाख का हमने CC लिया था सर। ओके। एवरी ईयर दे चार्ज सम CGTMSE फी। यस। तो फर्स्ट ईयर तो वो रिफंड हो गया था हमें, लेकिन लास्ट 2 ईयर से वो फी रिफंड नहीं हो रहा है सर। बैंक से हम बात भी कर रहे हैं बट कुछ प्रॉपर आंसर हमें नहीं मिल रहा है। दे आर सेइंग कि वो सब्सिडी आएगा तब मिलेगा। तो उसके लिए किसको अप्रोच कर सकते हैं सर? वो सर देखिए, CGTMSE फीस रिफंड नहीं होती, वो आपको इंटरेस्ट का सबवेंशन मिलता है। हो सकता है अभी सबवेंशन आने में टाइम लगे, क्योंकि सबवेंशन मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट MSME जो होती है वो अलाउ करती है, तो सबवेंशन अभी उसमें आया नहीं होगा सर। CGTMSE फीस कभी भी रिफंड नहीं होती सर। अच्छा, इंटरेस्ट सबमिशन रिफंड होता है? वो 1% का जो क्वार्टरली सबवेंशन आता है वो इंटरेस्ट का सबवेंशन है। ओके, सो ये CGTMSE फी लगता कितना है सर? मतलब जितना मेरा लोन का कितना % लगता है? इट डिपेंड्स ऑन बैंक टू बैंक। किसी का 2.36% है इंक्लूडिंग GST, किसी का 2.09 है, तो 2 से 2.5% के बीच में सर ये जनरली फीस आती है। इट वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक। ओके, एक और क्वेश्चन ये था कि सर जैसे कि मैं एक बार ये CGTMSE लोन ले चुका हूँ। हाँ। अब सपोज अगर मैं कुछ नया और स्टार्टअप प्लान कर रहा हूँ तो मैं फिर से किसी और स्कीम में एलिजिबल हूँ या एक बार ही ये सब स्कीम? एक बार में एक ही स्कीम हो रही होगी, और CGTMSE भी 10 साल तक के लिए एप्लीकेबल है सर। अगर आपने पहली बार CGTMSE स्कीम लिया हुआ है तो 10 इयर्स तक आप एलिजिबल हो। 10 इयर्स के बाद आप ऑटोमेटिकली बाहर हो जाओगे CGTMSE स्कीम से। आपको कोलेक्टर देनी पड़ेगी बैंक में। तो और किसी स्कीम में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा? नहीं, अभी आप 2 करोड़ तक तो सर आपके पास CGTMSE कवर है ही ना सर। आप 20 लाख रुपए को आप बढ़ा सकते हैं, 50 लाख भी करना है तो CGTMSE कवर एक्सटेंड हो जाएगा आपका। नहीं, बट फॉर्म्स अलग अलग हो तो सर? अगर पैन नंबर सेम है, अगर फर्म अलग अलग है, जैसे पार्टनरशिप फर्म है उसका पैन नंबर अलग है, तो आप एलिजिबल हो। अगर सेम पैन है, आप जैसे आप प्रोप्राइटरशिप कंसर्न चला रहे हो, 2-3 चला रहे हो, तो क्योंकि इंडिविजुअल का पैन काम करेगा तो उस केस में आप एलिजिबल नहीं हो सर, क्योंकि CG पैन एक ही बार जनरेट होगा। ओके 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 सर, थैंक यू थैंक यू सो मच। हर्ष जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। हेलो, हाय अरुशन जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ जी सर, नमस्कार। हेलो, नमस्कार जी। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि एंटरप्रेन्योर के लिए मतलब कोई फादर के बिजनेस को आगे लेके जा रहा है, बट फादर का बिजनेस अनरजिस्टर्ड है अभी, और वो 2 भाई हैं और आपस में अपनी अलग अलग फर्म ओपन करना चाहते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि प्रोप्राइटरशिप में जाएं, और इनमें से कौन सी स्कीम सबसे इजीएस्ट है कि लोन अवेल करने में? सर देखिए, डिपेंड करता है अगर हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। पहले तो देखिए, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज इजी टू फॉर्म, बट बैंक की नजर में बहुत अच्छे नहीं होते प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। अगर आप उसको पार्टनरशिप या फिर OPC, अगर सिंगल पर्सन है तो OPC अगर आप उसको रजिस्टर करा लें वो बेटर रहता है।
वन पर्सन कंपनीज जो हैं, या अगर 2 पार्टनर है तो LLP रजिस्टर करा लीजिए, तो इट इज कन्वीनियंट टू ऑपरेट, या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अगर नहीं है तो प्रोप्राइटरशिप आर द वन जो थोड़े टाइम के लिए चल जाती है, बट प्रोप्राइटरशिप कंसर्न का सबसे मेन रीजन ये होता है कि सक्सेशन प्लान नहीं हो सकता। अगर मैं कुछ कल को बिजनेस बंद करके दूसरा ओपन करता हूं तो मैं उसको वो काम नहीं कर सकता, किसी पार्टनर को ऐड नहीं करा सकता, तो दैट आर द हर्डल्स इन द प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। तो एनीवे बिजनेस फॉर्म कोई भी हो, ये स्कीम सबके लिए एप्लीकेबल है, CGTMS की हो, मुद्रा हो, स्टैंड अप हो। अब स्टैंड अप इंडिया में दे आर नॉट एलिजिबल बिकॉज दे आर नॉट वुमेन एंटरप्रेन्योर। अगर वो SC ST कैटेगरी में है तो स्टैंड अप इंडिया इज द बेस्ट स्कीम। अगर उनको 10 लाख रुपए से नीचे चाहिए तो मुद्रा लोन में वो अप्लाई कर सकते हैं, और अगर वो नॉर्मल एंटरप्रेन्योर हैं तो आप CGTMS में अप्लाई करा दीजिए। CGTMS, ठीक है। या अगर सर्विस इंडस्ट्री है तो 1 करोड़ तक, अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो 2 करोड़ तक एलिजिबल है। ठीक है, तो 2 करोड़ तक बिना कोलेटरल के। हाँ, और बैंक जनरली पार्टली सिक्योरिटी मांग सकते हैं, जैसे अगर आपको 1 करोड़ देना है तो माइट भी उसमें वो कह देगा 20-25 लाख की कोई कोलेटरल दे दो, बाकी मैं अनसिक्योर्ड कर दूंगा, या हाइब्रिड मॉडल जिसे कहते हैं बेसिकली, सो दैट द प्रमोटर्स स्टेक विल बी देयर। अदरवाइज 2 करोड़ तक अनसिक्योर्ड ले सकते हैं बैंक के पास जाकर। ओके सर। सर माय सेकंड क्वेश्चन कि जो स्टार्टअप इंडिया जो स्कीम है गवर्नमेंट की, अगर उसमें सर्टिफिकेट, जैसे मेरी कंपनी है इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड, तो वो सर्टिफाइड कर दिया उन्होंने मुझे, तो उसका क्या बेनिफिट है? कोई प्रॉपर स्कीम है स्टार्टअप वालों के लिए, उनके पास सर्टिफिकेट है? सर उसके लिए जैसे स्टार्टअप इंडिया सीड फंड है, फंड्स ऑफ फंड है, जो कि रजिस्टर्ड VC के थ्रू मिलेगा आपको। फंड ऑफ फंड जो 10,000 करोड़ का है, स्टार्टअप इंडिया सीड स्कीम 10 लाख तक की है, वो आपको इंक्यूबेशन सेंटर से मिलेगी, इंक्यूबेटर से मिलेगी थ्रू DPIIT। तो वो DPIIT से ही अप्लाई करना होता है? नहीं, स्टार्टअप इंडिया की साइट में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी एक 3 इंक्यूबेटर को, मैक्सिमम 3 इंक्यूबेटर को आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो सिमिलरली मीन मतलब फंड इज नॉट एन इशू, बट आई वांट कि कोई एक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर आगे मुझे मेंटर कर दे एंड स्टेक ले ले थोड़ा सा, तो वो भी यहीं से आएगा? किसी भी आप जैसे आप तो या तो स्टार्टअप इंडिया की साइट में जा सकते हैं, या जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है लाइक IIT कानपुर है, IIT दिल्ली है, जितने भी IITs या IIMs हैं, सबके अपने इंक्यूबेशन सेल्स हैं, आप उनके पास डायरेक्टली रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। सबकी अपनी वेबसाइट अवेलेबल है, जितने भी। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा बिजनेस टेक्नोलॉजी है, मेरे को IIT का सपोर्ट चाहिए या मुझे मार्केटिंग का चाहिए, तो यू कैन गो फॉर IIMs, ये जितने भी अच्छे कॉलेजेस हैं, आप उसमें 20 स्कूल्स में आप जा सकते हैं, उनके सबके अपनी इंक्यूबेशन सेल्स हैं, या कुछ प्राइवेट भी ऑर्गेनाइजेशन इंक्यूबेशन सेल्स चलते हैं, आप उनके पास भी अप्रोच कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था सर, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था 5:30 तक हमारा वेबिनार रहेगा। सर आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, और आज का वेबिनार काफी इंफॉर्मेटिव रहा, और काफी चीजें मुझे भी जानने को मिली MSME के बारे में। थैंक यू। एंड सर मैं जरूर चाहूंगी अगले वेबिनार में भी हम आपसे बहुत जल्द मिलें। तो आज के लिए थैंक यू सो मच सर, और जिनकी भी क्वेरीज आ रही है हमारे पास, सर आपको फॉरवर्ड कर देंगे हम आफ्टर वेबिनार। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आज के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल। और मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहूंगी कि बहुत ही जल्द हम अपना सेमिनार भी लेकर आने वाले हैं, जिसमें कि आपको हमारे कई सारे एक्सपर्ट से मिलने का मौका मिलेगा। आपके जो भी क्वेरी क्वेश्चन रहते हैं, आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकेंगे हमारे एक्सपर्ट से। तो जैसे ही हमारा सेमिनार होगा, आपको जल्द पता चल जाएगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी सभी पार्टिसिपेंट्स का। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड आप उद्यमिता हेल्पलाइन से जुड़ सकते हैं, एंड सारी डिटेल्स चैट बॉक्स में मेंशन है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, आफ्टर वेबिनार आप हमें कॉल कर सकते हैं, और हमारी टीम भी आपको बहुत जल्द कनेक्ट कर लेगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।